मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार खुद को सख्त दिखा रहे हैं। इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अब बेनामी संपत्ति मालिकों को भी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग की अभी शुरुआत है और जंग जीते बगैर वो रुकने वाले नहीं। प्रधानमंत्री की जुबानी ऐसी बातें जनता को अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नोटबंदी पर राजनीतिक दलों को किसी तरह की छूट नहीं दिए जाने का दावा करते हैं, राजनीतिक दलों को कानून के सामने दूसरे के समान बताते हैं, तो इन दावों पर सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात की इन्हीं खट्टी मीठी बातों पर आज होगी बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वो सब कुछ कहा जिसकी उम्मीद लोगों को रही होगी। क्रिसमस की बधाइयां, नए साल की शुभकामनाएं, बीते साल की उपलब्धियों की चर्चा, खेल और खिलाड़ियों का जिक्र और आने वाले दिनों की चुनौतियों की फिक्र। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नोटबंदी पर उठाए गए कदमों और बिना कामकाज के खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र पर भी देश उनसे संवाद की उम्मीद कर रहा था। प्रधानमंत्री ने उस पर चुप्पी भी तोड़ी, बेनामी संपत्ति पर सख्ती के संदेश दिए। हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। बात बेनामी संपत्ति पर ही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के दौर में सियासी दलों पर सरकार की मेहरबानी के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूटछाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के इस दावे पर सियासी जमात से विरोध की आवाज उठेगी। आवाज तो उठी, लेकिन मुद्दे अलग थे। ये मन की बात प्रसार भारती का पूरी तरह से दुरुपयोग है। तो अगर उनको प्रधानमंत्री को टाइम देते हैं अपनी बात कहने का या समय देते हैं, तो विपक्षी दलों को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र के खात्मे की कहानी शुरू हो चुकी है। मन की बात से ज्यादा इसे धन की बात कहें तो अच्छा है। यानी सियासी दलों के चंदे के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की सफाई से जनता संतुष्ट हो या ना हो, सियासी दल संतुष्ट है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो चाहते थे कि सदन में राजनीतिक दलों के चंदे के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन किसने सरकार को चर्चा से रोका? चर्चा कराने के लिए सरकार ने क्या किया? सदन को ठप करने के लिए विपक्ष कितना जिम्मेदार रहा? जनता तो इन सवालों के जवाब भी जानना चाहती है। प्रधानमंत्री के मन की बात पर वाहवाही और मीन मैक निकालने का काम होता रहेगा। अच्छी बात यह है कि वो भविष्य को उम्मीदों की रोशनी में देख रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग को शुरुआत बताने वाले प्रधानमंत्री क्या ईमानदारी से इस जंग को पूर्ण विराम तक पहुंचाएंगे? और इसी मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, डॉक्टर एमएच खान नेता बीएसपी और राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में शाजिया इल्मी से ही यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि तमाम बातें आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही है। साथ ही साथ ये दावा भी किया है कि कानून सबके लिए समान है। तो फिर शाजिया, सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस देश हमें बनना चाहिए, ये सिर्फ जनता ही क्यों सीख रही है या जनता को ही क्यों समझाया जा रहा है? क्यों नहीं इसके लिए राजनीतिक दलों को भी बाध्य किया जा रहा है कि वो भी कैशलेस हो जाएं और कैशलेस तरीके से चंदा स्वीकार करें? बिल्कुल, आपने प्रधानमंत्री की सारी बात सुनी भी मन की बात में, और उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी तरह से दोहरे मापदंड ना तो पार्टियों के लिए रहेंगे ना ही आम लोगों के लिए रहेंगे। और जब पूरी तरह से जो बेनामी की प्रॉपर्टीज हैं और जो काला धन है
जिस तरह से उसको रास्ते से ही हटाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डीमोनेटाइजेशन और अब रीमोनेटाइजेशन के बाद, यानी कि नोटबंदी के बाद जो नोट बदली हुई है, इसका सीधा सीधा असर इलेक्शन में देखने को मिलेगा। जो बातें अब तक हम सुनते आए हैं वो इससे पहले की हैं। नहीं, अब तो देखिएगा जहां कहीं भी इलेक्शन होंगे तो शाजिया फिर तो क्यों उसका जो आखिर असर है राजनीतिक दलों को रीमोनेटाइजेशन उस का तरह की छूट दी गई जबरदस्त है? तौर पे देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़ी तरह से नहीं देखने को मिल रहा ना शाजिया, नहीं देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उस पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री उसी रास्ते में हम लोग को ले जा रहे हैं। शाजिया इल्मी, ठीक है, लेकिन फिर ये भेदभाव नहीं है क्या? क्यों आखिर फिर राजनीतिक दलों को क्यों आखिर छूट दी जा रही है? और तमाम आप बातें कर रही हैं, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों नहीं इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर क्यों जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? नहीं, कैसे छूट दी जा रही है, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात को। कैसी बात? प्रधानमंत्री ने छूट कैसे दे दी? मैं समझ नहीं पाई आपकी बात को। 20,000 से ज्यादा, चलिए जी, 20,000 से ज्यादा की रकम कौन जमा कर सकता है? एक आम आदमी तो नहीं कर सकता है, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता है। पुराने नोट जमा कराने पर कोई आयकर नहीं लगेगा। नहीं, सुनिए तो सही, जानती नहीं पुराने नोट, लेकिन इसी तहत को इसी को इस्तेमाल करती थी पार्टियां। 20,000 से कम का पैसा दिखाती थी, तो वो रूल पर हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक एक करके बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और ये तो स्वाभाविक है कि इसका असर पड़ेगा ही। तो जब कैश होगा नहीं तो कैश में कैसे होंगे पेमेंट्स? तो मतलब ये है कि सोचने वाली बात है ना। तो उन्होंने एक बड़ी चीज की है, और भी बड़ी चीज, आज बेनामी प्रॉपर्टी की बात हुई है, उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। अगर कोई पार्टी उस दिशा में ले जा रही है तो वो यही पार्टी जो ले आ रही है ना। चलिए, मैं अभय दुबे जी से भी, और कम से कम कैश इकोनॉमी को तो, पैरेलल इकोनॉमी को तो खत्म किया गया है ना। पता नहीं आप ये बात कह रही हैं, लेकिन राघव चड्डा भी हमारे साथ हैं। राघव, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो यहाँ पर शाजिया कह रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ना मैं और ना ही आपका कोई श्रोता या आपका कोई दर्शक इस चैनल का इस बात से इत्तेफाक रखता है। देखिए, मैं पहले कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि मोदी जी ने पूरे देश को कहा कि आप कैशलेस हो जाइए, आप कैश का इस्तेमाल मत करिए, कैशलेस हो जाइए। मोदी जी की अपनी पार्टी 80% चंदा कैश में लेती है, और 80% चंदा अज्ञात स्रोतों से लेती हैं। बेनामी चंदा इनके पास आता है, ये बताते नहीं ये चंदा कहां से आया। अच्छा। दूसरी चीज, जहां ये नोटबंदी के बाद आम आदमी को कह रहे हैं कि यदि आपने बैंक में 2.5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा जमा कराया तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आपके ऊपर जांच बैठेगी अगर 2.5 लाख से ऊपर पैसा जमा कराया। वहां दूसरी तरफ इनके वित्त मंत्रालय के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट का बयान आता है, और उसमें वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जितना मर्जी पैसा जमा कराएं, चलिए ठीक है, अब मेरी बात भी सुन लीजिए राजनीतिक दलों को किसी प्रकार की भी जांच नहीं होगी। राघव चड्डा, आप दूसरे को तो कह रहे हैं कि ठीक है ब्यौरा नहीं दिया जाता, आप खुद कितना ब्यौरा देते हैं? जो आरोप आप पर लग रहा है वो ये कि जून में आपकी वेबसाइट से, बीते जून महीने में ही जो डोनर लिस्ट है, जो भी नाम है डोनर्स के, वो हटा दिए गए। आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्या मंशा इसके पीछे? देखिए, मैं बता देता हूं। 3 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली चीज, भारत देश में इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो 1 रुपए के चंदे का हिसाब रखती है। कोई हमें 5 रुपए का भी चंदा देता है तो उसका नाम, पता, पैन नंबर और पूरा बही खाता आम आदमी पार्टी रखती है। तो फिर आपके कार्यकर्ता उसी राजघाट से, जहां से आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो फिर क्यों वहां चंदा बंद सत्याग्रह कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो राघव, मैंने पहले ही कहा कि मैं 3 बिंदु बोलना चाहता हूं, आप सुन तो लीजिए हमारी पूरी बात। आप बीच में अगर हर 5 सेकंड में रोकेंगी तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप इस बात का भी जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मैं दे रहा हूं ना मैडम, सुन तो लीजिए आप जी। जो आप जिस राजघाट पे आप बात कर रहे हैं, राजघाट पे कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के पंजाब के नेता हैं, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, आपने जो वेबसाइट की बात करी उस पर मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ना ही ऐसा कोई कानून है इस देश में कि आपको अपनी डोनर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर डालना है, परंतु आम आदमी पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है। हमने तमाम सूची, कौन हमें 5 रुपए दे रहा है, 10 रुपए दे रहा है, वेबसाइट पर डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की, मैडम सुन तो क्यों नहीं है उसमें, उस डोनर लिस्ट में क्यों नहीं? पूरी जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, धैर्य रखिए, बात सुनिए हमारी। सर, मैं बहुत धैर्य से आपसे पूछूं, लेकिन अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उस लिस्ट जो हमने वेबसाइट पे डाली
उसका दुरुपयोग करना शुरू करा और हमारे जो दानदाता हैं, जो डोनर्स हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स छोड़े हैं। उनको बुला बुला के सवाल पूछा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को चंदा क्यों देते हो, आम आदमी पार्टी को चंदा दोगे तो आपका खैर नहीं। उनको डराया जा रहा है, उनको उत्पीड़न हो रहा है। ये तो किसी स्कूल के बच्चे की तरह आप ये कह रहे हैं और बार बार आप शिकायत जाके टीचर से कर रहे हैं कि देखिए उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे छेड़ दिया, उसने मुझे ऐसा कहा। ये कैसी बात आप कर रहे हैं राघव? आप ये कह रही हैं, आप तो ये आप कह रही हैं कि हमारे आपने इसी वजह से, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इसी वजह से डोनर लिस्ट हटाई अपनी वेबसाइट से, और हम क्या करें? तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इसीलिए पैसा दे रहा है हमारा चंदा बंद करने के लिए, आम आदमी पार्टी की फंडिंग ठप हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार तमाम तो कानून है इसके लिए कि नहीं? राघव चड्ढा पैसा देता है उसका नाम लेकर, जो हमें चंदा देता है उसका नाम वेबसाइट से निकालकर उसके ऊपर तमाम तरीके की कार्रवाई करी जा रही है, उसको इनकम टैक्स बुला बुला के रगड़ा जा रहा है, पूछताछ करी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? हमसे राजनीति तो फिर ये बताइए राघव चड्ढा, अगर तो कुछ और भी कहा जाता है तो आप क्या आप इस डर से अपनी पार्टी बंद कर देंगे? आपने देखा किस तरह से 50-50 लाख रुपए दिए गए। खोखा कंपनी थी, एक डायरेक्टर था और बिल्कुल बेनामी के वो सारे अकाउंट से। आपने देखा 2 साल पहले कैसा वो आम आदमी पार्टी से हुआ, जब इनकी चोरी पकड़ी जाने लगी तो उन्होंने नाम हटा दिए। अब ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले इनके पीछे पड़ते थे, तो जिन लोगों के पीछे इनकम टैक्स वाले पड़ते थे। चलिए ठीक है शाजिया, मैं आपके पास भी लौटूंगी वापस। और राघव चड्ढा आपके पास भी लौटूंगी। आपकी पार्टी तो बड़े बदलाव की बात नहीं कर रही थी। शाजिया मैं आऊंगी। देखिए बाकी लोग भी, बाकी पैनलिस्ट और भी मेरे पास हैं इस वक्त। आबे दुबे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। आबे दुबे जी। देखिए, आज मैंने प्रधानमंत्री जी के मन की बात बड़े गौर से सुनी। मैं समझ नहीं पाया हिमानी जी कि आप अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो मार्च 2015 में 872 करोड़ रुपए का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इनके पास था। इनके पास जो क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड था वो 60 करोड़ था, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस भी 60 करोड़ था। 60 करोड़ रुपए जो कैश में रखता है राजनीतिक दल, क्यों नहीं मार्च में जब ऑडिट कराना था उसके पहले वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते थे पैसा? क्यों नहीं डाला, ये समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, मगर इतना बड़ा जो कैश रखते हों वो ये शिक्षा दें कि कैशलेस इकोनॉमी कैसे बनानी है, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो सबसे बड़ा संकल्प लिया था डिजिटल इंडिया, आप एंड यूजर्स को, आप पूरे भारत वर्ष में अगर डिजिटल नेटवर्क को फैलाना चाहते थे तो 2.5 लाख जीपी में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, मगर सिर्फ 12,000 ग्राम पंचायतों में आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई और आप नारा दे रहे हैं कैशलेस इंडिया का। आप देख लीजिए जो टोटल ट्रांजैक्शन हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के, वो आप नहीं, चलिए मैं उस पे भी आऊंगी, लेकिन आबे दुबे जी यहाँ बात ये हो रही है कि जो राजनीतिक दल हैं क्यों नहीं उनको भी बाध्य ये किया जाना चाहिए। अहमद खान साहब को मैं इसमें, ठीक है आबे दुबे जी आऊंगी, अब दोबारा जब मैं आऊंगी आपके पास तब आप रखिएगा अपनी बात। अहमद खान को मैं इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। अहमद खान जी, क्यों नहीं बाध्य किया जाना चाहिए? क्यों नहीं ये तमाम नियम जो है वो राजनीतिक दलों पर भी लागू होने चाहिए? तब तो अब आप यहाँ पर एक सुर में सब बोलते हैं क्योंकि यहाँ आपके फायदे की बात हो रही है। नहीं, वो ठीक बात है, हम कह रहे हैं सब पे लागू होना चाहिए। और ये जो लागू कराने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले अपने गिरेबान में इनको झांकना चाहिए कि 8 तारीख को लेकिन मैं तो यहाँ सभी की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने क्यों नहीं, सुन लीजिए, लेकिन आप लोगों ने क्यों मना किया आरटीआई के दायरे में आने से? ये बताइए ना, ये बताइए। कहाँ हमने मना किया है? हमने कहाँ मना किया है? हमने जब राष्ट्रीय सूचना आयोग ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, एनसीपी हो, बीएसपी हो, तो तमाम आरटीआई कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी करार दिया, लेकिन विरोध क्यों किया? फिर क्यों इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया? आज आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। हमारा, सुन लीजिए, नथानी जी सुन लीजिए, हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया। हमारी पार्टी तो 2 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपए के चंदे की रसीद के साथ हमारा सारा खाता कई साल से जमा हो रहा है, हमने विरोध नहीं किया। अब मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, ज्यादा सुन लीजिए गौर से, गरीबों का और अमीरों का क्या फर्क है। चलिए ठीक है, मैं रामकृपाल सिंह जी को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी। रामकृपाल सिंह जी, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इनकार किया था या नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया। खान साहब
थोड़ा सा धैर्य है, आ रही हूं मैं आपके पास भी। रामकृपाल जी को भी इस डिबेट में मैं शामिल करना चाहूंगी। रामकृपाल जी, देखिए मैं ये पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, न उसका कोई आज के विषय से मतलब है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने जो 2 नई बातें कही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसको आप ये कह रहे हैं, ये विवाद कुछ दिनों से शुरू हो गया था, इस पे बहुत चर्चा थी कि जो आम आदमी 8 नवंबर के बाद जो भी कुछ बनाया गया है, जो घोषणाएं हुई हैं, क्या वो सिर्फ आम आदमी पर ही लागू होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज पर भी? क्योंकि जिनको छूट दी गई थी उसमें कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र नहीं है, उनको छूट नहीं है। आज मोदी जी ने कहा कि वो कानून सबके लिए है। देखिए, अब इसमें चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी एसपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या बीजेपी हो, सब पर समान लागू होता है। ये 30 तारीख के बाद, आज उन्होंने कहा है कि 30 तारीख तक जनता धैर्य, देखिए जनता ने बहुत धैर्य से कष्ट सहा है, धीरज के साथ, इस उम्मीद में कि हमारे कष्ट के दिन अब खत्म होंगे और जो नेता नौकरशाह और कालाबाजारी, इन तीनों का जो गठजोड़ बना हुआ है, उस पर मोदी जी प्रहार करेंगे। ये 30 तारीख के बाद जनता इसको देखेगी, क्योंकि अभी तक तो जनता उम्मीद पर कायम थी कि ये होगा। आज उन्होंने उस चीज की पुष्टि की है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई छूट नहीं है। लेकिन देखिए, अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो जनता के खाते जिस नियम के तहत देखे जा रहे हैं, उसी नियम के तहत भाजपा समेत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खाते चेक किए जाएंगे कि नहीं। ये आज उन्होंने वादा किया और मुझे लगता है कि आज वादे पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को स्वागत करना चाहिए कि चलिए, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक चीज देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज आज भी लगी हुई हैं। राघव चड्डा कुछ रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे हैं। राघव, आपसे समझना चाहेंगे हम, आप अपनी बात तो रखिए, लेकिन आप तो बदलाव, राजनीति को बदलने के लिए आए थे ना, ये क्या कर रहे हैं? आप भी उसी चीज में शामिल हो गए, फिर कैसे आप दूसरे पर क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या आपको हक है? फिर ये आपका मत और ये आपके चैनल का मत हो सकता है कि हम भी उनकी तरह हो गए, परंतु मैं आपके चैनल पर पूरे जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि 92% चंदा आम आदमी पार्टी का, 92% चंदा आम आदमी पार्टी का, सुन लीजिए, नहीं आप कह रही है ना हो गया, तो अब हमारी बात सुन लीजिए, इसीलिए कह रही हूं, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, अन्ना खुद कह रहे हैं, 92% चंदा आम आदमी पार्टी का बैंकिंग चैनल से आता है। क्या मैं बोल सकता हूं आपके चैनल पर? आप बिल्कुल बोलिए राघव, लेकिन ये सवाल हम नहीं उठा रहे सर, अन्ना खुद कह रहे हैं इस बात को। सुन लीजिए जी, बोलिए। ठीक है, अब आप शांत होकर प्लीज हमारी बात सुनिए, जनता भी हमारी का बोलिए राघव, टाइम वेस्ट मत करिए, बोलिए। आम आदमी पार्टी का 92% चंदा बैंक के माध्यम से आता है, यानी कि चेक से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। 8% चंदा नकद में आता है, उस 8% को भी आम आदमी पार्टी बैंक में जमा करा देती है। 100% चंदा लगभग हमारा जो है बैंकिंग चैनल्स में होता है। बीजेपी और कांग्रेस का 80% चंदा कैश में आता है, नकद में आता है, और ये बेनामी चंदा होता है, ये किसी को नहीं बताते। दूसरी चीज, जनवरी 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को विदेशी चंदा, अवैध विदेशी चंदा लेने के मामले में दोषी करार दिया। सूचना आयोग की बात आपने अपने चैनल पर अभी खुद करी कि 6 राजनीतिक दलों को, बीजेपी और कांग्रेस उसमें शादी थी, उन सबको इन लोगों ने कहा कि आप देखिए, क्या आप बात तो करने दीजिए हमें पूरी। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप पर भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप दूसरे पर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी है। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता हमसे सवाल कर सकते हैं। अब जिस महानुभाव का आपने नाम लिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर के साथ पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर ने इनको पार्टी ज्वाइन कराई है, ये हमसे पूछ सकते हैं, ये हमसे सवाल पूछे, कि जो आपका विरोध करे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि वे हमसे सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो आज यदि आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, तभी तो मैं आपको यह बता पा रहा हूं कि 92% चंदा आम आदमी पार्टी का चेक से लिया जाता है, और कांग्रेस पार्टी का 80% चंदा और बीजेपी का 80% चंदा बेनामी है। आप मुझसे पूछ रही हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं चुनौती दे रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस को कि एक जांच का गठन करा जाए, 5 साल के पिछले तमाम खातों की जांच, सारे राजनीतिक दलों की निष्पक्ष जांच हो, और बीजेपी और कांग्रेस आपके चैनल पर यह बताएं कि 500 और 1000 के कितने नोट इन लोगों ने नोटबंदी के बाद जमा कराए। तो अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। राजस्व सचिव ने कहा
कि एक भी व्यक्ति, एक भी राजनीतिक दल की किसी प्रकार की दुबे कोई जी जांच कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, तो अब होगी। आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है, तो अब आपके ये जो आप आरोप लगा रहे हैं अब इनका जवाब भी ले लेते हैं। राघव, आप जो आरोप लगा रहे हैं अब उसका जवाब भी ले लेते हैं। आबे दुबे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आबे दुबे जी देखिए, हिमानी जी, राघव बड़े विद्वान साथी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये जानते हैं कि जो डोनेशन किसी भी राजनीतिक दल को दिया जाता है उसमें जो डोनर है वो भी इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लेता है। तो क्या मेरे मित्र वो इनकम टैक्स के अपना जब सबमिशन देता है तब नहीं भरता होगा? आप कह रहे हो इनकम टैक्स के लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं या इंटरोगेट कर रहे हैं। एक बात, आपने वेबसाइट पर से क्यों हटाया, ये संदेहास्पद स्थितियां हैं। दूसरा, जो आप राम कृपाल जी ने बात कही कि प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया, तो मैं बताऊं 16 दिसंबर को रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों ने कहा, ये बात कही कि जो सेक्शन 13A है उसमें राजनीतिक दलों को छूट है और डिमोनेटाइज्ड 1000 और 500 के नोट वो कितने भी जमा कराए उनसे पूछताछ नहीं होगी। जबकि स्मॉल सेविंग में आप कहते हो 500 और 1000 के नोट नहीं जमा कर सकते। आप किसानों के लिए कहते हो कि उनकी रूरल बैंकों में हम 500 और 1000 के नोट नहीं जमा करने देंगे। तो इसका आशय साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी रकम अपनी आप भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे, तो जरा जवाब भी सुन लेते हैं। हाँ राघव, आ रही हूँ, आप ही की बात का जवाब अब शाजिया से जरा ले लूं। और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। वो शाजिया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर क्या जवाब है आपका? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि कोई रियायत नहीं होगी किसी भी पार्टी के साथ, उसमें भाजपा भी शामिल है, तो भाजपा के नेताओं पर भी उतनी ही अंकुश लगेगी। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, जब बार बार अन्ना जी का सवाल पूछा जा रहा है, क्यों हमारे आम आदमी पार्टी की जो नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों जलेबी बनाए जा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। चलिए उस जलेबी पे तो हम आएंगे, लेकिन शाजिया के विरोध में खड़ी हुई थी। और अगर सच में उनके टॉर्चर हुआ है इनकम टैक्स का, तो अरविंद केजरीवाल की तो आदत है बिना किसी वजह से भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो आखिर इस पर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी एविडेंस क्यों नहीं दिया, एक भी नाम क्यों नहीं बताया किनके साथ टॉर्चर हो रहा है, कौन वो इनकम टैक्स के लोग हैं। वो तो बहुत हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो उनकी आदत है, सुबह शाम बोलने की बेचारों की। तो इस पे उनकी बोलती क्यों बंद हो गई कि अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि इनकम टैक्स वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े थे क्योंकि वो वेबसाइट पे थे। और अगर इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं ही अरविंद केजरीवाल, जो कि कह रहे थे इसी बिना पर वो आए हैं, तो क्यों उन्होंने वेबसाइट से हटा लिया? अगर लोग टॉर्चर हो रहे थे तो जवाब देने में क्या रहा? और अन्ना हजारे का जो सवाल है वो तो कांग्रेस पार्टी के है नहीं। अन्ना हजारे ने तो कांग्रेस पार्टी अगर आप चाहेंगे तो मोदी जी की बात नहीं करेंगी, मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। दीजिए, हाँ बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। राघव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। शाजिया जी, राघव बहस की शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि किस प्रकार से हमारे दानदाताओं का उत्पीड़न हो रहा है। यदि मैं उनका नाम भी अभी इस चैनल पे सार्वजनिक कर दूं तो उनका और उत्पीड़न होगा बेचारों का। हम तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, हम तो भारतीय जनता पार्टी को, हम तो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कृपया कर हमसे राजनीतिक तौर पे मुकाबला करिए। हमारी फंडिंग को क्यों बंद करने पे तुले हैं? आप हमारे फंडिंग को क्यों रोकना चाहते हैं? आप फंडिंग पे क्यों हमें रोकना चाहते हैं? ये बड़ी विडंबना है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए हिमानी जी, ये बड़ी विडंबना है। मोदी जी की पार्टी को जो हजारों करोड़ रुपए का चंदा देता है उसका तो आप लोन माफ कर देते हैं, उनका तो कर्जा माफ कर देते हैं, उनको तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज तमाम फैक्ट्रियों के लाइसेंस दे देते हैं। जो हमारी पार्टी के लोग जो हमें बेचारे चंदा देते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। अरे ये कहाँ का न्याय है भैया? आपको जो चंदा दे उसका तो लोन माफ करो आप लोग। आपको जो चंदा दे उसको तो आप लोग बड़े बड़े लाइसेंस दो, उनका तो उद्योगपति। हमारे को जो गरीब आदमी 10-20 रुपए का चंदा देता है आपको के पीछे पड़ जाते हो। ठीक है, देखिए बाकी पैनलिस्ट भी हैं, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। एक रिएक्शन में यहाँ पर रामकृपाल जी का, ठीक है, एक रिएक्शन में यहाँ पर रामकृपाल जी का लेना चाहूंगी। जी आप सवाल सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आज मोदी जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आम आदमी से ऊपर नहीं है, सारे नियम उन पर लागू होंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इस बात में इसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए और मोदी जी पर क्यों नहीं इस बात का दबाव डालना चाहिए कि अब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बिल्कुल, हर पार्टियां उसका स्वागत करें कि ठीक है
आम आदमी के बरक्स अगर आपको रखा जा रहा है तो कम से कम इसका तो एक स्वागत कीजिए ना। और अगर ये बात पर मोदी जी खड़े नहीं उतरते हैं तो निश्चित तौर पर जनता इसको देख रही है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जनता देश की देख रही है। और अगर कहीं से भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो आज उन्होंने वादा किया है उसके इतर जाकर के कोई खबर किया गया तो जनता इसका माकूल जवाब देगी। मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी इसको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब हम लेंगे शाजिया इल्मी से। अगर इतनी पाक साफ पार्टियां हैं तो आगे आकर के स्वागत करना हम लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे, मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन रामकृपाल जी ने जो ये सवाल यहाँ पर उठाया है, शाजिया आपको इसका जवाब देना होगा कि वैसे तो वो सारे फैसले बिना किसी उसके ले लेते हैं, बिना बताए कर चुके हैं प्रधानमंत्री, नोटबंदी समेत। इस पर क्यों नहीं, इस पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनाते? एक ब्रेक के बाद कि पीएम मोदी ने आज मन की बात में यह दावा किया है कि कानून सभी के लिए बराबर है। लेकिन क्या यही बात जो पीएम मोदी ने आज मन की बात में कही, क्या राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है उस पर भी लागू होती है? क्यों नहीं स्वागत किया जाता? जिस तरह से ब्रेक से पहले यहाँ पर रामकृपाल सिंह जी भी हमसे कह रहे थे, अभय दुबे जी आप तमाम बातें यहाँ पर कह रहे थे कि ये नहीं किया वो किया। ये बताइए, इस देश पर 60 साल से ज्यादा तो आपने राज किया है, आपने इस दिशा में ऐसा क्या कदम उठाया कुछ भी ऐसा करने के लिए जो आप ये कह रहे हैं कि 2.5-3 साल में कायापलट वो कर दें जो आप नहीं कर पाए? आपने क्या कदम उठाया इस दिशा में? नहीं, देखिए, इसमें एक लंबी डिबेट है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हमने किए हैं वो कई माइलस्टोन रखे हैं। आज जो सबसे प्रासंगिक बात है प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही रामकृपाल जी पर बात करिए ना, जो मैंने सवाल पूछा पहले उसका जवाब दीजिए, पहले उसका जवाब दीजिए। आप ये चाह रहे हैं कि 2.5-3 साल में कायाकल्प हो जाए, काया पलट जाए एकदम। आपने क्या किया? नहीं, काया पलट करने का प्रश्न नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो कहा वक्तव्य जो दिया गया है, जो वक्तव्य दिया गया है और वास्तविकता का धरातल है, प्रधानमंत्री जी उसका ध्यान रखें। सिर्फ ये, मैं सिर्फ 3 प्रश्न करने की मुझे अनुमति दीजिए 10 सेकंड में। प्रधानमंत्री जी बहुत स्वागत करते हैं, आपने जांच की बात की। 8 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में 5,88,600 करोड़ रुपए टाइम और डिमांड डिपॉजिट में एडिशनल जमा हुआ है आपके अनाउंसमेंट के पहले। क्या प्रधानमंत्री जी उसकी जांच कराएंगे? क्या 6 महीने पहले सारे राजनीतिक दलों के स्टेट के अकाउंट की जांच कराएंगे? 2, तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूं, आप कैशलेस की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो हमें बताइए मार्च 2014 से मार्च 2016 के बीच हायर डिनोमिनेशन के 3 लाख करोड़ रुपए प्रचलन में आप ज्यादा लेकर के आए हैं और देश से कह रहे हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न ये, प्रधानमंत्री जी आपने आज कहा कि हमने 3,500-4 हजार करोड़ रुपए पकड़े हैं काले धन के रूप में। मुझे बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कहा कि 2013-14 में अनडिस्क्लोज्ड इनकम यूपीए की सरकार ने 90,000 करोड़ जवाब आप नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी, इस डिमोनेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 1,28,000 करोड़ रुपए है और 2% जीडीपी का लॉस होता है तो 3 लाख करोड़ रुपए है। 4.5 लाख करोड़ रुपए और कुछ लॉसेस तो इरिपेरेबल है। प्रधानमंत्री जी, सारी की सारी दुनिया भर की आपने बातें की, मुझे बोलने दीजिए, बहुत हो गया आपका भाषण, बहुत हो गया, मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं हिमानी जी, औरों को बोलने का मौका दीजिए। शाजिया बोलिए आप। नहीं शाजिया जी, सुन तो लीजिए, आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपने 10 सेकंड मांगे थे, बहुत बोला। अभय जी, आपका बहुत भाषण सुनने नहीं आए हम लोग। सुन तो लीजिए अभय जी, एक बड़े अफसोस जी, बिल्कुल। और दूसरी बात कि अभय जी नुमाइंदगी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी जो जानी जाती है भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में, जिसने सालों साल इतने ज्यादा स्कैम बगैर तथ्यों के आरोप मत लगाइए आप। हमने अप्रामाणिक बात कुछ भी नहीं, इनका नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपने उसमें कुछ जवाब नहीं बोलने दीजिए। अभय जी, मैंने नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे। अभय जी, मुझे जी आपने जवाब कहां दिया? आपकी पार्टी ने क्यों भ्रष्टाचार किया? आपकी पार्टी ने क्यों एसआईटी नहीं बिठाई? आपकी पार्टी ने क्यों, आप बताइए, जवाब दीजिए ना। आपकी पार्टी ने कोई क्यों कदम क्यों नहीं उठाया? आपने इतना काला भ्रष्टाचार क्यों किया? आपने डिमोनेटाइजेशन, आप बताइए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। हिमानी जी, आपको रोकना पड़ेगा। कोई एक इंसान नहीं बोल सकता। मैं लगातार इनसे बात नहीं करना चाहती, ना ही लड़ना चाहती हूँ। अभी जी सुनना भी पड़ेगा, अगर आपने कुछ पूछा है तो जवाब देने का मौका भी देना पड़ेगा। सवाल पूछा गया था, देखिए नहीं अप्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक आरोप। सुन तो लीजिए, क्यों कांग्रेस पार्टी, अरे बोलने तो दीजिए अभय जी,
अबे जी देखिए, लगातार हम भी बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता ना हर लगातार बोलते रहना। मतलब ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। प्रहार करना ही अपने को बचाव का तरीका है, कि हम समझते हैं, इसीलिए प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ इस वक्त अभय जी, जैसे कि आप प्रधानमंत्री से अब सवाल पूछ रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इतने सालों तक ब्लैक मनी को लाने के लिए, या काले धन को खत्म करने के लिए, या बेनामी संपत्ति को खत्म करने के लिए, या जो पूरा जो गठजोड़ बना हुआ है बैंकर्स के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ और काला बाजारों के साथ को खत्म करने के लिए क्या कुछ आपने किया? आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपने उल्टे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे कि उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया। आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं, आपने कहा क्यों इतने 3 लाख करोड़ डाले गए बैंक में, ऐसा कुछ आपने जो सवाल हमने पूछा। पार्लियामेंट में जवाब रखा था, पहले आ चुका है, आप फिर बोलने लगे। उसका मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ कंट्री से डबल मैं टैक्स जवाब दे अवॉइडेंस रही हूँ आपकी एग्रीमेंट बात का, किए मैं हैं, जवाब ही दे रही हूँ टैक्स आपकी बात का। इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज वो- एग्रीमेंट अरे मैं किए जवाब हैं दे रही 100 हूँ से आपको अधिक बात देशों को। से। मैं आपसे जवाब दे रही हूँ बात। अभय जी देखिए, अभय जी मैं पॉलिटिकल भाषण आपको सुनने नहीं आई हूँ, हमने जो तिथि और आपका कोई लोकस नहीं है, आप घर भ्रष्टाचार पे आप बोलते हैं ना, तो लोग हंसते हैं। 2017 कर दिया टैक्स। देखिए हिमानी जी, अगर मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं चुप हो जाती हूँ। शाजिया आप बोलिए प्लीज। हिमानी जी आप तो देख रही हैं कि क्या हो रहा है। आप मुद्दे की बात कर। हिमानी जी देखिए आप इतने ज्यादा सकपकाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग और बाकी सारे लोग, क्योंकि पहली बार जो काम अन्ना हजारे ने किया था, उस काम को आगे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये फंसे हुए बुरी तरह से आप। अरे बोलने तो दीजिए। ठीक है शाजिया, मैं आऊंगी, मैं लौटूंगी। शाजिया थोड़ी तो शर्म कीजिए शाजिया, कि कोई बोल रहा है इंसान, जवाब तो देने दीजिए आप। शाजिया मैं लौटूंगी। आप अपना तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं जी। शाजिया मैं लौटूंगी। खान साहब भी कुछ जवाब यहाँ पर देना चाह रहे हैं। मुझे बोलने नहीं दिया हिमानी। अब शाजिया मैं लौटूंगी। शाजिया देखिए, पैनलिस्ट और भी पैनलिस्ट मेरे पास है, मैं लौटूंगी। देखिए इस तरह से होगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा और यूं ही वक्त जाया जाएगा। खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब क्यों नहीं स्वागत करना चाहिए, या क्या दिक्कत है अपने चंदे का सोर्स? एक बात का शाजिया मैं लौटूंगी, फिर उसके बाद आप रखिएगा अपनी बात। खान साहब भी कुछ कहना यहाँ पर जा रहे हैं। खान साहब जी, मैं तो पहले से कह रहा हूं, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। मैं तो 5 सेकंड बोला, उसके बाद आपने आवाज ही बंद कर दी और कुछ कह ले दिया। और जब बात पूरी करे दीजिए ना। देखिए सारे लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो हमको भी अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए आप। देखिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है आज पॉलिटिकल पार्टी के चंदे के ऊपर कोई बचेगा नहीं, अब देखिए कमाल है साहब। अब उसके बाद एक बात ये भी कही है उन्होंने, ठीक है, देखिए एक बात उन्होंने ये भी कही है, बेनामी संपत्ति वाले होशियार हो जाएं। आप ये बताइए 8 तारीख को गरीबों को लाइन में खड़ा करने के बाद उन्होंने ऐलान नहीं किया था? गरीब 200 मर गए, लाइन में लग गए, किसान मर गए। अब बेनामी संपत्ति वाले कौन है, गरीब है कि अमीर है? जरा ही मुझे बता दें साजिया इल्मी जी, कि उनको ऐलान किया जा रहा है कि आप अपनी संपत्ति को बेच लो, नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं है। ये क्यों ऐलान किया गया है? इसका ऐलान का मकसद क्या है? जरा बता दीजिए। के बाद जो मामला आया है उसको भरने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। देखिए बड़ी हिमानी जी बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है, क्या हम अपनी बात रख सकते हैं? आप मुद्दे की बात करिए राघव, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। जी देखिए ऐसा है कि सकारात्मक बात करते हैं। सकारात्मक बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही ऐलान तो करा कि ये चाहते थे कि संसद में इस प्रकार की बहस हो कि क्या चुनाव में बदलाव लाए जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म जाए। सच्चाई यह है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार की चर्चा करना या किसी एम्पावर्ड कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। रामकृपाल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी आपको बता सकते हैं, हम जैसे छोटे नेता भी आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को चुनावी रिफॉर्म करना है। 20,000 रुपए तक कोई भी राजनीतिक दल 20,000 रुपए तक कोई भी राजनीतिक दल यदि अपना पर्ची काट के चंदा लेता है तो उसको हिसाब देने का आवश्यकता नहीं है। इसी लूप होल को बीजेपी और कांग्रेस इस्तेमाल कर 80% बेनामी चंदा लेते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात का जवाब लूंगी, लेकिन आप 10 सेकंड भी नहीं दे रही है मुझे। अरे सर 10 सेकंड भी नहीं दे रही है मुझे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को आप टाइम दे रही हैं। सर ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बुलाया किस लिए फिर आपने? सर ऐसा नहीं है। नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। सर आपने अपनी बात रखी ना। मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा आपके साथ डिबेट। सर आप बैठिए। हमारी बात को तुरंत काट दे रही, मेरी बात नहीं सुन रही आप। गरीबों की बात सुनने वाला कोई है? नहीं सर ऐसा नहीं है। गरीबों को सुनने वाला है, किसानों को सुनने वाला है, सिर्फ अमीरों की बात हो रही है। लेकिन सर बाकी पैनलिस्ट भी मेरे पास है, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा।
आप मुझे बता दीजिए, अपना टाइम देख के बता दीजिए कितना सेकंड आपने मुझे दिया बात करने के लिए। नहीं, आप बड़े गरीबों के हितैषी यहाँ पर बन रहे हैं। कितना समय दिया आपने? अरे आप इतने हितैषी अगर बन रहे हैं, अगर ऐसा ही होता तो फिर क्यों 0 सीट वहां पर है आपकी लोकसभा में? आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा ना, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। देख लीजिए, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है वो तीसरे नंबर हमारी पार्टी है। अब आप यहाँ पे मेरे को पोजीशन मत गिनवाइए ना खान साहब। अब देखिए ये वक्त यूं ही जाया हो रहा है, कमी नहीं आई है। अब ये वक्त जाया जा रहा है। अब मेरे को पोजीशन मत गिनवाइए आपके कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं पूछ रही हूँ ना, फिर लोकसभा में बताइए। अरे तो आपने बात की, लेकिन मैं दूसरे की बात भी सुनूंगी ना। आप बेनामी संपत्ति पे बात करिए। बेनामी संपत्ति में बोला है प्रधानमंत्री ने, बेनामी संपत्ति में। सर मैंने आपका सवाल सुना था, आप ही की बात का जवाब लेने के लिए मैं शाजिया के पास जा रही थी, लेकिन उस बीच राघव भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप ही की तरह, तो उनकी बात मैंने भी वहां पर सुनी। अब ये वक्त यूं ही जाया जा रहा है इस चीज पर। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राघव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर शाजिया के पास भी हम जाएंगे जवाब लेने के लिए। मेरे पास रामकृपाल जी भी हैं, उनकी बात भी तो हम सुनेंगे ना, एक एक करके सबके पास आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है और राजनीतिक दलों को चंदा देने पर यहां पर बात हो रही है। जो फॉर्मूला या जो रूल लागू होता है आम आदमी पर, वो पॉलिटिकल पार्टी पर क्यों नहीं होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी पर होता है वो फिर वही छूट आखिर आम आदमी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। चर्चा लगातार इस पर जारी है। राघव कुछ कहना यहाँ पर चाह रहे थे, उसके बाद मैं शाजिया से जवाब लूंगी, राघव की बात का भी और खान साहब की बात का भी। राघव, मैं ये कह रहा था, पिछले 70 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने इस देश को तरह तरह से और अपनी अपनी बारी लूटा है। क्या इनको नहीं पता कि क्या चुनाव में सुधार करने चाहिए? 20,000 रुपए तक की यदि आप चंदे की पर्ची काटें तो किसी राजनीतिक दल को कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस 80% चंदा अपना हिसाब से दिखाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं मैं वही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा आज रैली में, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि संसद में लागू करिए ना। आप कानून क्यों नहीं लागू करते? और दूसरी चीज मैं आपके समझ रखूं, ये भारत सरकार ने ये कहा, भारत सरकार ने ये कहा कि 2.5 लाख, हाँ सुन लीजिए, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन इस चैनल पर ये बताएं कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा यदि कोई आम आदमी जमा कराए तो उसके ऊपर तो इनकम टैक्स छोड़ देंगे। यदि कोई राजनीतिक दल 2.5 लाख रुपए के ऊपर जमा कराए तो क्या उसकी जांच होगी? बीजेपी आज आपके चैनल पर ये बात बोले कि तमाम राजनीतिक दल जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर पैसा जमा करा रहे हैं उनकी भी जांच होनी, तो देश का आम आदमी ठगा महसूस कर रहा है। अब जवाब ले लेते हैं राघव की बात। एग्जम्पशन लेते हैं कि नहीं लेते इनकम टैक्स का? चलिए ठीक है, खान साहब कुछ और सवाल आप करना चाह रहे हैं इससे पहले कि आप फिर मुझ पर इल्जाम लगाएं मैं बोलने नहीं दे रही? नहीं, आप अपना देख लीजिए। बोलिए सर, बोलिए टाइम दिया है, मुद्दे की बात। सर मैं ये कह रहा था, देखिए मुद्दे की बात यह है कि इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है कि आप राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो भी चंदा आता है उसका हिसाब किताब देना चाहिए। हमारी पार्टी उस पर हिसाब किताब देती आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीधी इस बात कि जब आपने नोटबंदी का ऐलान किया तो गरीब जनता परेशान हो गई, और आप आज जो है बेनामी संपत्ति के लिए लोगों को समय दे रहे हैं कि आप अपनी अपनी संपत्तियां ठिकाने लगा लीजिए। तो बीजेपी किसके साथ खड़ी है? गरीबों के साथ खड़ी है कि अमीरों के साथ खड़ी है? जवाब ले लूं, जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आबे जी आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर एक साथ ही जवाब ले लूंगी मैं शाजिया से। हाँ, मुझको आश्चर्य ये होता है हिमानी जी कि भारतीय जनता पार्टी और आप राजनीतिक दल का खुद का अपना कोई कृतित्व नहीं है, बस सिर्फ कांग्रेस पे आरोप के साथ ही प्रारंभ करते हैं और उसी पर समाप्त कर देते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं दोनों राजनीतिक दल से कि आप भी अपनी साइट पर कृपया करके उनकी लिस्ट डालिए, क्योंकि आपने ही कमिट किया था, आपको किसी ने बाध्य नहीं किया था। आपके केजरीवाल साहब का कमिटमेंट था कि हमारी साइट पर डालेंगे। और आखिरी मैं चाहता हूं कि इस सबकी बात आपने सुनी, आप जवाब एक फाइनल कमेंट आपका, फिर रामकृपाल जी का। जी मैं बस ये कहना चाहूंगी, मैं बस जी मैं एक बार फिर से बात कहना चाहूंगी कि देश दल से बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर देश का प्रधानमंत्री भले ही किसी और पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो देश में सुधार लाने की बात कर रहा है और एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है काला धन और काला बाजारी और काली संपत्ति के खिलाफ, तो कम से कम बाकी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए। अब तक जो हुआ वो गलत रहा, लेकिन अब किस दिशा में जा रहे हैं? अगर भाजपा का भी कोई नेता गड़बड़ करता है तो उसको भी कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा।
जाएगा कटघरे में। ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पे है कि कुछ बदलाव की कोशिश की जा रही है। वो पार्टियां जब भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती थी, उनको अन्ना हजारे जैसे लोग अब रिमाइंड कर रहे हैं कि कम से कम तुम तो भ्रष्टाचार के हटाने की मुहिम की वजह से पावर में आए हो, तुम तो कम से कम मोदी जी का चलिए साथ ठीक दो। है, अब एक तुम तो फाइनल वो करो कमेंट जो सही है, ठीक है जो देश शादिया, के लिए ठीक है, सही मैंने है। सुन लिया आपकी बात। अब एक फाइनल कमेंट रामकृपाल सिंह जी। देखिए पिछले 45 दिनों से जितने भी पार्टियां हैं सब आम आदमी का नाम लेकर के उसके दुख दर्द से पीड़ित थी। रातों को इनकी नींद नहीं आ रही थी। और आज अगर एक बात केवल है कि हम कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते हैं, हम आम आदमी को जो अधिकार है जिस जांच एजेंसी के तहत वो आता है, हम भी आने को तैयार हैं। और मोदी अगर कोई अतीत में कोई विशेषाधिकार हमें मिला हुआ है किसी कानून के तहत, तो हम उसको सरेंडर करने को तैयार हैं। आज जो मोदी जी ने कहा है कोई भेद नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं इसमें तो कोई किसी, ये तो सारी पार्टियों पर लागू होता, लेकिन पूरे 1 घंटे की बहस में कोई भी पार्टी ये इस पर बिल्कुल बहस करने से भाग रही है। इसका मतलब है कि ये अपने विशेषाधिकार को पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ना नहीं चाहती हैं, आरटीआई में नहीं आना चाहती हैं, ये अपने का विशेषाधिकार रखना चाहती हैं। और मैं बता दूं, लेफ्ट पार्टीज तक ने अभी इसी पिछले दिनों में बात हुई है, वो कहते हैं नहीं इस पर हमारी बात मत कीजिए, इस पर बड़ी बहस होगी। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि अगर आज प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, सारी पार्टी इस पर होगा, ठीक है, तो स्वागत करना चाहिए। इस पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, इससे भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल। तो समय मेरे पास इतना ही था, माफी चाहूंगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।